सो या ना चैप्टर नंबर 8 जिसमें हमने कल प्रीवियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, यस और नो। और अब हम बात करेंगे एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में या अर्थ के नजदीक होता है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बाउंड होता है, यस और नो। अब अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करें और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से निकल जाए तो वो पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड जिससे हम थ्रो कर सकते हैं उसको और वो निकल जाए, उसको हम बोलेंगे एस्केप स्पीड। क्या बोलेंगे? एस्केप स्पीड। सो इफ देखो, हम थोड़ा लिटिल बिट समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मानो कि स्टोन है। क्या है? स्टोन। और स्टोन इज थ्रोन बाय हैंड, वी सी इट फॉल्स बैक टू द अर्थ। अगर हम स्टोन को क्या करें, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो कुछ हाइट तक जाने के बाद वो कहाँ आएगा? अर्थ पे वापस आएगा। Of course, using the machines, we can shoot an object with a much greater speed. हाथ से अगर हम थ्रो करेंगे तो उतना ज़्यादा स्पीड नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर हम मशीन से यूज करके अगर उसको थ्रो करें तो वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, बहुत अब तक जाएगा, लेकिन कुछ हाइट से वापस कहाँ आएगा? बैक आएगा, नीचे आएगा। Much greater speed and with the greater and greater initial speed, the object scales higher and higher heights. जितनी बार हम स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे वो और हाइट पे जाएगा, यस और नो। A natural query that arises in our mind that is following: can we throw an object with a such high initial speed that it does not fall back to the earth? अब क्वेश्चन ये है, क्या हमको एक ऐसे स्पीड से उसको थ्रो करें ताकि वो वापस ना आए? तो मैथमेटिकली वैसा स्पीड पॉसिबल है कि वो अर्थ को छोड़ के चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से ही बाहर चला जाए। तो बस हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेल्प्स अस टू द आंसर दिस क्वेश्चन। सपोज ऑब्जेक्ट डिड रीच इंफिनिटी एंड इट्स स्पीड दैट वाज vf। अगर हम अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, तो इनिशियली हम उसको vi स्पीड देते हैं। कौन सा स्पीड देते हैं? vi। और वो इंफिनिटी पहुंच गया, इंफिनिटी पहुंचने के बाद उसका स्पीड क्या है? vf। इंफिनिटी मतलब अर्थ एनवायरमेंट में से बाहर निकल गया। अर्थ के एनवायरमेंट तो ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से ही बाहर निकल गया। गॉट इट? तो वो इंफिनिट डिस्टेंस पे उसका काइनेटिक स्पीड कितना है? vf। The energy of an object is sum of potential energy and kinetic energy। हमने पढ़ा था कोई भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी होती है, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। As before, W1 denotes the gravitational potential energy of an object at the infinity। हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी पढ़ी थी और हमने बताया था कि W1 is the constant, that is nothing but potential energy at what? Infinity। ओके, द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो हमने यहाँ से थ्रो किया है वो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, उसकी टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी को अगर मैं ई बोलूँ, इन्फिनिटी पे उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था? अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था W1। और काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड वी एफ स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, mvf स्क्वायर बाई 2, 1/2 mv स्क्वायर जैसा है। Okay, if the object thrown initially with the speed of vi, a हो गया फाइनल टोटल एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन यानी कि इंफिनिटी पोजीशन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। तो अब टास्क क्या है कि इनिशियल पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी है वो ढूंढनी है हमें। फाइनल पोजीशन में तो हमने ढूंढनी, इनिशियल पोजीशन पे कितनी है। इफ ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन इनिशियली विद द स्पीड ऑफ व्हाट? vi at the distance h plus re from the center of earth। सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस आर ई, आर ई से कुछ हाइट से छोड़ रहे हैं, सरफेस से एग्जैक्टली तो नहीं छोड़ सकते। सपोज मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो मेरी हाइट जितनी है उतनी हाइट भी बढ़ जाएगी, तो उसको एच बोलेंगे। सरफेस से जितना हाइट है उसको क्या बोलेंगे? एच। तो एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस, देन टोटल डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज एच प्लस आर ई। क्या होगा? एच प्लस आर ई। आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स एनर्जी इनिशियली वॉज, उसका एनर्जी कितना होगा? तो ई ऑफ एच प्लस आर ई, ऑफ एच प्लस आर ई दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल स्पीड क्या था? तो 1/2 mvi स्क्वायर हुआ प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है जी एम ई एम अपन आर, आर की जगह पे एच प्लस आर ई, कल पढ़ाया था ना, जी M1 M2 अपन आर वाला फॉर्मूला।
तो जी एम एम ई अपन आर, आर की जगह पे एच प्लस आर और माइनस के साथ था तो आगे माइनस आ गया, टोटल फाइंड करना है लेकिन एक खुद पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, प्लस वो कांस्टेंट W1 वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके, बाय द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करें तो फाइनल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इनिशियल टोटल एनर्जी। तो दोनों को हमें कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों टाइम पे दोनों साइड पे जो सेम टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली कल भी हमने जब चेंज ऑफ एनर्जी लिया था तो W1 कैंसिल हो गया था, क्योंकि वो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं रहता, अल्टीमेटली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है। तो अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी W1 आएगा, राइट हैंड साइड भी W1 आएगा, कैंसिल हो गया। अब ए टर्म के अकॉर्डिंगली ए टर्म बाकी बचेगा, यू कैन सी दिस टर्म mvi²/2 माइनस जी एम एम ई अपन एच प्लस आर ई इक्वल्स टू वो वाला टर्म mvf²/2, बाकी बचा कि नहीं। ओके, the RHS term is positive, you can see RHS positive, why? Mass always positive, मास जो है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। और VF अगर नेगेटिव भी हो, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए होता है, बट फिर भी नेगेटिव हो तो भी उसका क्या है, स्क्वायर, तो वो भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ऑल राइट टर्म जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड टर्म भी क्या होना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम वैल्यू और पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड तभी पॉजिटिव हो सकता है जब बड़ा ये आगे वाला टर्म बड़ा हो, फिर माइनस, उसके बाद पीछे वाला टर्म कैसा हो, छोटा। बड़े में से छोटा कट करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आता है, यस और नो। इसका मतलब ऐसा हुआ कि दिस लेफ्ट हैंड टर्म इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम बोल सकते हैं mi(vi²/2 इज ग्रेटर देन जी एम एम ई अपन आर, सॉरी एच प्लस आर। आया समझ में। एक m को कट भी कर दे तो vi²/2 ग्रेटर देन जी एम ई अपन एच प्लस आर ई। अगर एक 2 को उधर भी ले ले तो अब हमें समझ में आएगा कि जो इनिशियल स्पीड थी vi वो इससे बड़ी रहनी चाहिए, 2 जी एम ई एच प्लस आर ई। आया समझ में। ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ vi, इसका मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसके इक्वल्स टू जितना, उसके इक्वल्स टू जितना। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू वाला लूँ, मतलब ये दोनों टर्म इक्वल हो जाए, मतलब कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन 0 हो जाएगा, तो VF उसके अकॉर्डिंगली 0 मिलेगा। मतलब कि मैंने एग्जैक्टली उतने ही स्पीड से थ्रो किया है कि धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, और ऑब्जेक्ट जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचा तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, दिस इज मिनिमम स्पीड। वो मिनिमम स्पीड vi से हमें थ्रो करना पड़ेगा जब उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ की इन्फिनिटी पे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, तब भी वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल से फ्री हो गया। अब थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें इनिशियली तो अब तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सिंपल सा है कि आपको अगर बाहर जाना है सोसाइटी के, तो वो दुकानदार आदमी आपके पास 50 रुपया मांगता है, आपने कभी मुफ्त का खाया होगा बोल के कि मैं बाद में दूंगा, फिर आप दे नहीं पाए इसलिए वो डंडा लेके खड़ा है, कब आप बाहर निकलो तो बच ले, इसलिए उस डर से बहाने आप बाहर निकल रहे नहीं हो। बट मानो कि कोई अगर आपको 50 रुपया देता है तो हम एटलीस्ट वहां तक तो चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि वो मांगेगा, कितना मांगेगा, 50, वो तो है दे देंगे। बट अगर कोई 70 रुपीज देता है आपको तो और मजा, 50 तो वहां पे हम चुकवा देंगे और 20 में और घूमेंगे मार्केट पानी पूरी खा के वापस, है ना। तो ऐसा ही हुआ कि जो इंफिनिटी तक जाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था, तो हमने इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दिया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देते तो वापस वो इंफिनिटी पे स्पीड जो 0 मिला था उसकी जगह पे और कोई स्पीड मिल सकता था। आया समझ में। तो मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड टर्म है वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो 1/2 mv² था लेफ्ट हैंड साइड टर्म, हमने देखा था कि mvi²/2 माइनस जी एम एम ई अपन एच प्लस आर ई ऐसा टर्म था। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बीच में इक्वल्स टू आ जाना चाहिए, तभी वो सब्सट्रैक्शन जो था पहले वो 0 होगा। तो दोनों के बीच में क्या गया, इक्वल्स टू दिस मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच व्हाट, इंफिनिटी। दिस इज द मिनिमम स्पीड जो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए चाहिए। कहां तक पहुंचने के लिए चाहिए,
सिंपल सा है, अगर आप वी स्पीड से उसको थ्रो करोगे तो वो इंफिनिटी पहुंच जाएगा, अर्थ को छोड़ के कहां तक पहुंच जाएगा। अगर आप वी से कम स्पीड रखोगे तो वो इंफिनिटी जाने से पहले वापस आ जाएगा, है ना, सरफेस पे वापस आ जाएगा। अगर आप वी से ज्यादा स्पीड रखोगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा, इंफिनिटी से भी दूर चला जाएगा। आया समझ में, आया ना? ओके। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, मानो कि हम एक और सिंपल केस ले लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ही थ्रो किया है। कहां से थ्रो किया है, मतलब अर्थ सरफेस पे कोई हाइट नहीं लिया है, और वो हाइट है तो भी निग्लेजेबल है, इसलिए हम आर के कंपेयर में एच को निग्लेक्ट कर दे और सिर्फ क्या ले ले, 0 ले ले। तो क्या हो गया, जी एम एम ई अपन आर हुआ। मैंने जैसे आगे बताया था वैसे 2 कहा जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपका वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू ए 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, 2 GME अपन आर बचा, बट मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वी आई चाहिए, तो √2 GME हुआ। आया ना, कंफर्म। और ये आर भी अंडर रूट में आएगा, आर भी तो अंडर रूट में आएगा ना, सिंपल सा है। वी आई स्क्वायर मिनिमम इक्वल टू ए 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में गया, 2 GME अपन आर है। गॉट इट। हमने एच को इग्नोर किया, एम सामने सामने कट हुआ और ये 2 उधर गया। अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो सामने वाला पूरा कहा जाएगा अंडर रूट में, तो ये आधा अंडर रूट नहीं चलेगा, पूरा अंडर रूट करना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करूं, 2 GME अपन आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था फिर भी मैंने स्क्वायर रखा, मतलब कि मुझे ऊपर एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो आर कैंसिल होकर सिर्फ नीचे आर बचेगा। और ये GME अपन आर स्क्वायर को हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी। तो 2g बाकी बचेगा। आया फॉर्मूला, मिनिमम स्पीड टू रीच इंफिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 2g। चाहे आपको बड़ा स्टोन थ्रो करना हो, छोटा स्टोन थ्रो करना हो, या पूरे पहाड़ को थ्रो करना हो, 2g का अंडर रूट का ही वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं स्मॉल m नहीं दिख रहा है। यस और नो, क्योंकि स्मॉल m तो क्या हो गया था, कट। दैट मीन्स दिस एस्केप स्पीड, मिनिमम स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइट ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए स्पीड यही रहेगी। यूजिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड आर, जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर का वैल्यू आपको कल भी याद करवाया था, कौन बोलेगा, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। गॉट इट। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6400 क्रॉस 10⁻³ मीटर। तो वो अगर हम रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद अंडर रूट निकालेंगे, यू विल गेट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, मशीन से भी इम्पॉसिबल स्पीड है। इसका मतलब क्या होता है पता है, एक ऐसा एरोप्लेन जो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर कवर करे, तो 60 सेकेंड अगर हम गलती से उसको दे दें तो 672 किलोमीटर, मतलब कि 1 मिनट में 600 किलोमीटर ट्रैवल करे। सिर्फ कितने मिनट्स में, 1 मिनट में। अगर हम अमेरिका का डिस्टेंस देखें तो 3000 किलोमीटर होगा, अप्रोक्सीमेट समझ लेते हैं, और इसको 600 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, तो 5 मिनट में अमेरिका, दूसरी 5 मिनट में भारत, इंडिया। ऐसा मशीन भी पॉसिबल है नहीं है, बट द थिंग इज प्रैक्टिकली हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से छोड़ दे इनिशियल स्पीड से, अर्थ सरफेस से, तो वो अर्थ को बाय बाय टाटा कर देगा, वापस आएगा नहीं। ओके, दिस इज कॉल्ड एस्केप स्पीड, समटाइम लूजली कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इक्वेशन अप्लाइज इक्वली वेल to an object thrown from the surface of moon with the g replaced by the acceleration due to the moon's gravity on its surface and re is replaced by the radius of what, moon। अभी हमने अर्थ की एस्केप स्पीड देखी, अर्थ के एनवायरमेंट में या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, एनवायरमेंट तो नहीं बोल सकते, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से ऑब्जेक्ट को दूर भेजने के लिए एस्केप स्पीड देखी। ऐसा सेम चीज हम मून के लिए भी कर सकते हैं। तो जहां पे हमने अर्थ का रेडियस यूज किया था वहां पे हमें मून का रेडियस यूज करना पड़ेगा, और जहां पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ यूज किया था 9.8, वहां पे हमें मून का यूज करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 6 टाइम ज्यादा है मून से, या मून का 6 टाइम कम है।
ओके, तो रेडियस और वो एक्सेलरेशन दोनों को ध्यान में रखे, बोथ आर द स्मॉलर देन द वैल्यू ऑन व्हाट अर्थ। अर्थ के रेडियस से मून का रेडियस कम है। एक्सेलरेशन की अभी बात की, अर्थ पे 9.8 है तो मून पे 9.8 डिवाइड बाय 6 है और कम है। द एस्केप स्पीड ऑन द मून टर्न्स टू बी ओनली 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड। मून पे वो एस्केप स्पीड और कम हो जाती है, जो 11.2 की जगह पे सिर्फ कितना हो गया 2.3, ऑलमोस्ट 6 टाइम कम हुआ कि नहीं? 11.2 डिवाइड बाय 2.3, सॉरी 5 टाइम्स कम हुआ, 4.86 आएगा आंसर, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कम हुआ। सो दैट इज अबाउट 5 टाइम्स, लिख के दिया है ना, 5 टाइम्स स्मॉलर। दिस रीजंस दैट मून हैज अ नो एटमोस्फियर। इतनी कम एस्केप स्पीड होने की वजह से एटम्स जो होते हैं, आपकी भले मशीन के साथ स्पीड ना बन पाए, लेकिन छोटे छोटे एटम्स तो इतनी स्पीड से मोशन करते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एनवायरनमेंट में जो गैसेस होते हैं, तो अर्थ पे इतनी स्पीड होने के बावजूद भी नहीं भाग सकते, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है। अर्थ में अगर भागना है एटम्स को, अर्थ से पीछा छुड़वाना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जाना पड़ेगा। दैट इज वेरी हाई स्पीड, एंड दैट्स व्हाई अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसके अराउंड एनवायरनमेंट है। बट मून के केस में स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो ये एटम्स जो है वो भाग जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। आया समझ में? Gas molecules, if formed on the surface of the moon having a velocity larger than this value and will escape the gravitational pull of the moon, और फिर gravitational pull को छोड़ के भाग जाते हैं। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, अर्थ सैटेलाइट्स की बात करते हैं। अर्थ सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। गॉट इट? And their motion is a very similar to the motion of what? Planet around the sun. जैसे sun के अराउंड planets मोशन करते हैं, वैसे planets के अराउंड सैटेलाइट मोशन करते हैं। पता है ना हमें? यस और नो? मून इज प्लेनेट और सैटेलाइट? पक्का? कंफर्म? यस। तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। देयर आर टू कैटेगरी सैटेलाइट, एक जो नेचर से मिले हुए और दूसरा जो हमने बनाए, मैन मेड सैटेलाइट। ओके, तो जैसे प्लैनेट्स की मोशन होती है अराउंड द सन, वैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, एंड दे अगेन फॉलोइंग द विच लॉज? केप्लर्स लॉ। चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे, याद आ रहा है? केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू द सैटेलाइट्स आल्सो। इन अ पर्टिकुलर, देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और इलिप्स। हमने बोला था इलिप्स का ही एक स्पेशल केस सर्कल है। Moon is the only natural satellite of the Earth with a near circular orbit with a time period of approximately 27.3 days, which is also roughly equal to the rotational period of the Moon about its own axis. Okay, वापस मैं बता रहा हूं कि okay, Moon is the only which satellite? नेचुरल सैटेलाइट। अगर हम अर्थ के सैटेलाइट की बात करें तो अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट, एंड दैट इज व्हाट? मून ऑन ऑफ द अर्थ विथ अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट। उसकी ऑर्बिट जो है रोटेशन की अराउंड द अर्थ, वो नियरली सर्कुलर है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। एंड टाइम पीरियड उसका कितना है? 27.3 डेज। आगे भी बात किया, इसीलिए 2 बार डे कलेक्ट हो जाते हैं, है ना, गुजराती मास के अकॉर्डिंगली। एकम 2 बार आ जाती है, 12 से 11 साथ में आ जाती है, वो वैकेशन से पहले भी डिस्कस हुआ था। ओके, एंड रफली इक्वल्स टू द रोटेशन पीरियड ऑफ मून अबाउट द ओन एक्सिस। देखो, मून जो है वो अर्थ के अराउंड भी 27.3 डेज में अपना चक्कर कंप्लीट करता है, साइकिल कंप्लीट करता है, और खुद के एक्सिस में भी ऑलमोस्ट उतना ही डेज लगता है। वेरएज अर्थ के रोटेशन के दोनों टाइमिंग अलग अलग है। अर्थ खुद के एक्सिस के अराउंड कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स, एंड सन के अराउंड 365 डेज। आया समझ में? वेरएज मून के लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सिंस 1957, और दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना कि हमें मून का एक ही पार्ट दिखता है, एक ही साइड की सरफेस दिखती है, दूसरे साइड की सरफेस नहीं दिखती है। गॉट इट? ओके, सिंस 1957 एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव enabled many countries including India to launch artificial earth satellites for the practical use in the field like telecommunication, geophysics and meteorology.
1957 से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ। नेचुरल सैटेलाइट तो था ही, बट काफी सारे कंट्री इंडिया के साथ उन्होंने अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थ्रो किए, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट करवाते हैं, जिसके थ्रू हमें टेलीकम्युनिकेशन मिलता है, जियो फिजिक्स मिलता है, जानने के लिए मेट्रोलॉजी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आज कम्युनिकेशंस या वायरलेस सिग्नल हम यूज कर रहे हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? सैटेलाइट। We will consider a satellite in a circular orbit of a distance re plus h from center of earth. Okay? हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? सपोज सेंटर ऑफ अर्थ से आर तो सरफेस का डिस्टेंस हुआ, और सरफेस से h हाइट पे सैटेलाइट है। कितने हाइट पे? तो अब h को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये सैटेलाइट बहुत दूर होता है, ऑलमोस्ट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में आएगा। बट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ आर प्लस क्या होगा? h होगा। बात समझ में आया? वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब मानो कि m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। पहले हम जो ऑब्जेक्ट करते थे, अब वही बात हम किसके लिए करने वाले? सैटेलाइट। तो हमने स्मॉल m किसको बोल दिया? मास ऑफ सैटेलाइट को। एंड v इज इट स्पीड, वो v स्पीड से अराउंड द अर्थ रोटेशन कर रहा है, तो v इज द व्हाट? स्पीड। अब आपको पता है जब भी कोई सर्कुलर मोशन हमने कवर कर दिया है आगे, तो हमें पता है वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन इट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, है ना? कुंडली घूमना है तो एक दूसरे को खींचना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो क्या होता है? आपको बार बार याद करवाया है ना? एक दूसरे को माथे टकराते हैं, है या ना? है या ना? नहीं टकराता ना? बिल्कुल नहीं टकराता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट थ्रो अवे, बाहर की ओर थ्रो होते हैं। जब आप एक दूसरे के हाथ छोड़ोगे तो आप बाहर की ओर गिरोगे, आप एक दूसरे को टकराओगे नहीं। जानबूझ के कोई एक दूसरे को खींचे ना, तो है ना, वो भी खींचे तो भी आगे तभी आएगा जब वो स्टॉप हो गया। घूमते घूमते तो कभी आगे नहीं आ सकता। बात समझ में आया? सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू थ्रो अवे फ्रॉम द पाथ while it is performing the circular motion, और इसीलिए ऑलवेज उसको सर्कल में रखने के लिए एक सेंटर की ओर फोर्स लगाना जरूरी है, एंड दैट फोर्स इज नॉट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स को क्या बोलते हैं? हमने आगे बहुत ही डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में सर्कुलर मोशन कवर किया है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वो मून को कहाँ से मिलेगा? तो मून को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो हमने पढ़ा था Ft इक्वल्स टू ma, बट a इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और चैप्टर नंबर 4 में हमने कवर किया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv स्क्वायर बाय r, तो दैट इज mv स्क्वायर बाय r की जगह पे डिस्टेंस re प्लस h। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? Okay, this force is directed towards the center because it is centripetal force. This centripetal force is provided by the gravitational force g m1 m2 upon r square. तो g mass of satellite, mass of earth, m1 m2 आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस है re plus h whole square. Got it? This me is a mass of what? Earth, and small m is mass of satellite. ना अगर ये दोनों को अगर हम क्या करें कंपेयर, क्योंकि आपको पता है रोटेशनल मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इक्वल हो गए, तो अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में कॉमन कौन है? mm कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे re प्लस h का 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा? v स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा? gme और re प्लस h। यस और नो? गॉट इट? ओके, v डिक्रीज h इंक्रीज, सिंपल सा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो v कम हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे अर्थ सरफेस से, वैसे कम स्पीड से उसको घूमना पड़ेगा। अर्थ के नजदीक रखना है तो उसको ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? यस और नो? अगर मान लो कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मान लो कि वो हमारा सैटेलाइट हमने अर्थ सरफेस पे रख लिया और वो अर्थ सरफेस के अराउंड रोटेट करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर तो हमने कहीं ट्रीज लगाए होंगे या वो, बट मान लो कि थोड़ा बहुत 50 किलोमीटर अप रखा है, तो ऐसे केस में हम h को इग्नोर कर सकते हैं। और ओके, तो अगर मैं h को क्या मान लू? 0। अगर मैं इसको 0 मान लू तो क्या फॉर्मूला होगा? बोलिएगा। जी me अपन re होगा कि नहीं? बट मैं इसको जानबूझ के स्क्वायर कर देता हूं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? तभी वो re कट हो गए, जीएमई अपन re बचेगा। और इस जीएमई अपन re स्क्वायर को तो आपको पता है, क्या बोल सकते हो आप? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो फॉर्मूला क्या होगा? जी आर। किसकी जगह पे? v स्क्वायर की जगह पे। कब? जब h इक्वल टू क्या हो? 0।
तो इसमें हमने स्मॉल जी इसकी जगह पे रखा है, ये रिलेशन हमने यूज किया है. In every orbit, the satellite transfers a distance of what? RE plus 2 pi r in short. Every orbit, सैटेलाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कट करना पड़ेगा, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड टी बोलते हैं. और एक साइकिल कंप्लीट करना मतलब सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर करना, यानी 2 पाई आर जितना. कितना? 2 पाई आर. तो रेडियस यहाँ पे क्या था? RE प्लस एच. तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2 पाई आर की जगह पे RE प्लस एच. नाउ लिसन, अगर 2 पाई आर ई प्लस एच जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वी स्पीड है, तो स्पीड इक्वल्स टू, आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन, तो डिस्टेंस अपन वेलोसिटी आया, हाँ या ना? ओके, एक मिनट लो. આ તો આપણે શોર્ટકટ વાપર્યો હતો ને, h બરાબર 0. પણ એવું તો કદી પોસિબલ છે? સેટેલાઇટ આમ નજીકમાં ફરતું એવું પોસિબલ છે? તો મારો પતંગ સેટેલાઇટમાં ભરવાઈ જાય, બરાબર ને? એ તો પોસિબલ છે નહીં. તો હવે एक्चुअली આપણે મેઇન ફોર્મ્યુલા પર પાછા જઈશું. तो मेन फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर इक्वल टू GME ओवर RE प्लस एच, बराबर ना? तो यहां से V का फॉर्मूला बोलिए, व्हाट इज द V? तो आप बोलोगे सर GME अपन RE प्लस एच. ओके, इस सब का कितना पावर होना चाहिए? 1/2, क्योंकि ये सामने स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट निकालेंगे. यस और नो? ओके, अब जब मैं यहाँ पे इसको रखूंगा V की जगह पे इसको, तो GME का 1/2 पावर यानी अंडर रूट GME दिख रहा है, और एक RE प्लस एच का भी 1/2 पावर, लेकिन वो डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. और ऊपर ऑलरेडी RE प्लस एच का कितना पावर था? 1. और ए वाला कितना पावर? 1/2. तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 2 1 जा 2 प्लस 1/2 कितना होगा? क्लियर हुआ? कंफर्म? पक्का ना? ओके, मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स गाइड करना है. क्लियर हुआ? ओके. ऑन सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द इक्वेशन, ये बता रहे हैं कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है, जिसमें हमने v का वैल्यू रखा. कहाँ से रखा? वो इक्वेशन जो ऊपर वाला था, GME ओवर RE प्लस एच वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू. ओके, अब बात करते हैं. यहां से आप देख सकते हो कि 2 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मतलब कि ये RE प्लस एच ब्रैकेट के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट. यस और नो? और अगर मैं इसमें RE प्लस एच का 3/2 पावर है, अगर मैं इसका गलती से स्क्वायर भी कर देता हूँ, तो 3/2 पावर का स्क्वायर होगा तो 2 क्या हो जाएगा? कट. तो टी का पावर कितना बचेगा? 3. मतलब RE प्लस एच का पावर कितना बचेगा? 3. मतलब कि टी स्क्वायर इक्वल टू आया के RE प्लस एच का पावर 3. आया समझ में? अब मैंने इसका अगर स्क्वायर किया होगा तो ये 2 पाई का भी तो स्क्वायर होगा ना. तो 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर. गॉट इट ना?
और ये अंडर रूट जीएमई का भी तो स्क्वायर हुआ होगा ना, तो अंडर रूट जीएमई का स्क्वायर क्या होगा, जीएमई, जो हमने लिखा नहीं था क्योंकि उसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, के, तो के की जगह पे कैसे आया, क्लियर हुआ, विच इज नॉन एज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हमने पढ़ा था आगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट वहां पे हमने ए क्यूब से पढ़ा था, ए इज द मेजर एक्सिस वाला करके, चैप्टर के बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था केपलर्स सेकंड लॉ। ओके, याद आ रहा है तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं रहता मेरे पास वापस जाने का, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, गॉट इट। So as applied to the motion of satellite around the earth, for on a satellite very close to the surface of earth, h can be neglected in a comparison to re। अगर हम बहुत ही नजदीक की बात करें, वेरी क्लोज की बात करें, तो h को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके कंपेयर में, re। देन अगर हम t की बात करें, उस वक्त टाइम पीरियड t की बात करें, तो ये जो t का फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला, उसमें h को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं h को निग्लेक्ट करूंगा तो h की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 0, है ना। गिव मी 1 मिनट। चलो ध्यान दो, क्या शुरू होता है, हाँ। तो अगर हम h को निग्लेक्ट कर ले, h को निग्लेक्ट कर ले तो v का वैल्यू मिला था, देखो v स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था, जी आर ई, तो v का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट जी आर ई होगा, यस और नो। तो ये जो t वाला फॉर्मूला था, t वाला फॉर्मूला 2 पाई इन द ब्रैकेट आर ई प्लस एच, देखना उन लोगों ने अंदर अंदर बातें की है, तो इतना जल्दी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया आर ई प्लस एच क्यूब वाला, यस और नो, और उसके ऊपर से हमने के का वैल्यू भी देख लिया। अब हम तब बात कर रहे हैं जब एच को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, आर ई के कंपेयर में ज्यादा हाइट ना हो तब की बात कर रहे हैं, बराबर। तो हमने उस वक्त देखा कि टी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, यस और नो। अब अगर हम एच को निग्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो एच को क्या लेना पड़ेगा, 0, तो बना क्या, 2 पाई आर ई, यस और नो। बट ऐसे केस में v का वैल्यू क्या आएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, जी आर ई, जब h इक्वल टू 0 था, दिख रहा है। तो मुझे v चाहिए, तो v को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट जी आर ई, यस और नो, कंफर्म हुआ, ओके।
अब मैं क्या करूंगा, ये जो आरी है ऊपर वाला, उसको मैं 2 पाई का 2 पाई अंडर रूट आरी 2 बार लिख सकता हूं, और नीचे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट आरी और जी लिख सकता हूं। ये आरी आरी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, वैसे ये जी भी किस में था बोलिएगा, अंडर रूट में, तो मुझे अंडर रूट में लिखना पड़ेगा ना। अब देखो 2 पाई अंडर रूट आरी अंडर रूट जी, तो हो गया 2 पाई अंडर रूट आरी बाई जी। क्लियर हुआ। कितने स्टेप, देखो मैं ना ईच एंड एवरी स्टेप को सिंपल डायरेक्ट बोलना हो तो बोल सकते हैं, लेकिन जब एक एक स्टेप को इन बिटवीन के एक्सप्लेन करेंगे ना, तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आए। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते, आपकी क्लियर एंड कट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपने लिटरेचर में, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपका रेफरेंस हो, या चाहे आपकी नोटबुक हो, उसमें आप ये ऐड करो। और जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। आया समझ में, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं, अब इस टाइम को मैं क्या बोलूंगा, t0। t0 तब जब h कितना हो 0। तो अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं, RE यानी 6400 किलोमीटर, याद है ना। तो अगर मैं इसको 6.4 लिखूं तो 10⁻³ हो जाएगा, यस और नो। और किलोमीटर का भी मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ और आएगा, तो 10 क्या हो गया 6। और जी की वैल्यू क्या लू 9.8। और इस सब को मैं सिंप्लीफाई करूं, वैल्यू पुट करके अंडर रूट निकाल के 2 का वैल्यू रख के पाई का वैल्यू रख के, तो मुझे 85 मिनट्स मिलेगा। कितना मिनट्स मिलेगा, मतलब कि उस सैटेलाइट को 85 मिनट्स लगेगा पृथ्वी को कवर करने, माय मिस्टेक, अर्थ को कवर करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, लेकिन तब जब एच निग्लेजेबल। अप टू नाउ कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट है, कंफर्म। ओके, तो बस आज 2 ही टॉपिक करवाने वाला हूं, कल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।